Okay, hello students, welcome all of you to this next session of Success Inc. आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो बेटा आज मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस कर लिया था ये बात कि अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमने इस वीक जो टेस्ट कराया था एज अ मॉक टेस्ट, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो टेस्ट तो आपने सभी ने दे दिया है। तो अभी ये जो वीडियो है ये मैथ्स की है, क्योंकि सॉल्यूशन काफ़ी लंबा जाएगा, डिटेल्ड जाएगा, इसलिए इसको पार्ट वाइज करेंगे। हफ्ते में एक मॉक टेस्ट हम कर ही रहे हैं और उसकी सॉल्यूशन वीडियोस में आपको संडे के दिन आपको एज अ वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो जब हम बात कर रहे थे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की, तो ये वाला जो सेट था इट वाज द फर्स्ट टेस्ट, है ना। पहला टेस्ट था बैंक पीओ का। चलिए तो शुरू करते हैं। याद रखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास केवल 20 मिनट्स का ही टाइम है। ठीक है, और टोटल क्वेश्चंस है 35 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि टेस्ट देना कैसे। ठीक है बेटा, अब 20 मिनट्स के अंदर अगर आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो याद रखिएगा कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो जिनको हम एक आम भाषा में कह सकते हैं कि डुएबल्स जो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, डुएबल्स कहते हैं इनको कि पहले अगर आप इनको अटेम्प्ट करें तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो मिनिमम टाइम पे। फॉर एग्जांपल बेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब डुएबल्स की कैटेगरी में आएंगे। कारण ये है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, फिर है नंबर सीरीज़, चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ ही क्यों ना हो, एक इजी पोर्शन है। इसके 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको डीआई में मिल जाएंगे। फिर इसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको कर सकते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, या फिर सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन आपको दिया जाएगा। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 15, 10, 25, तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो लगभग ये मान के चले, क्योंकि इसमें चॉइस रहती है या तो क्वाड्रेटिक आएगा या फिर सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन। बट फिर भी बेटा 20 तक के क्वेश्चंस, अप टू 20 to 25 क्वेश्चंस आप आसानी से डुएबल्स के थ्रू कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जो अरिथमेटिक का जो पोर्शन है वो आप अगर बहुत ही श्योर हो किसी चैप्टर पे कि भाई इस चैप्टर की थ्योरी आप ढंग से समझते हो, तो ही उसको कीजिएगा। क्योंकि 20 मिनट्स में थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल प्री के एग्ज़ाम में बैंक पीओ में, चाहे वो एसबीआई पीओ हो या आईबीपीएस पीओ हो, तो प्री के एग्ज़ाम्स में थोड़ा बहुत बैंक में अरिथमेटिक का लेवल थोड़ा टफ आ ही जाता है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर होगी। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ यहाँ से। यस, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। चलिए तो अब शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। यार ये सारे क्वेश्चंस आपके पास थे ऑलरेडी, बट अब देखेंगे कि किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे यही सीखना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले याद रखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था और डीआई का क्वेश्चन था, तो सबसे पहले डीआई ही उठाएंगे। क्या दिया है पढ़ लेते हैं। रिफर टू द लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इनकम और एक्सपेंसेस दे रखे हैं किसी फ्रूट वेंडर के ओवर द ईयर्स। ईयर्स कौन कौन से हैं? पहला है 2009, याद रखिएगा ये 2009 होगा। यहाँ पे शायद मेरी इमेज आ रही होगी। ये 2010 है, ये 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। ठीक है, तो ये है इनकम और एक्सपेंडिचर वाली डीआई। तो बेटा जो चीज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, तो हमारी कॉस्ट प्राइस ही यहाँ पर किसका काम करेगा? एक्सपेंडिचर का काम करेगा। और हमारी सेलिंग प्राइस ही हमारा यहाँ पे इनकम का काम करेगा। और इन दोनों का डिफरेंस ही आपको पता है कि क्या कहलाता है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट होगा, और डिफरेंस अगर नेगेटिव हुआ तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इसको ऐसे मानिए कि जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य को मानते हैं, सीपी को मानते हैं, वैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई में एक्सपेंसेस वही काम करेगा, सेलिंग प्राइस इनकम का काम करेगा। ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब भाई जितने जो उसने खर्च किया किसी बिजनेस में, जो उसने निवेश किया है वो उसके एक्सपेंसेस हो गए। इनकम मतलब अब जो उससे कमाई हो रही है, समझ आई बात। अब प्रॉफिट क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, इनकम ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। चलिए, अब यहाँ पे याद रखिएगा स्केलिंग का भी ध्यान रखेंगे कि भाई एक यूनिट जो है, यहाँ पे ये यूनिट है ना, दिख रही है आपको ये वाली यूनिट, ये कितने को डिनोट कर रही है? 100 को। और लिखा हुआ है कि अमाउंट इन रुपीज़ 1000, तो ये 100,000 है, मतलब 10,000 के आसपास होगा। तो ये इसको छोड़ते हैं, बट ये जरूर समझेंगे कि एक यूनिट कितने के बराबर है? 1,000 100 रुपये के बराबर है, या 100 के बराबर हमारी एक यूनिट है। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था आपके पास, पहला क्वेश्चन था, आपको दिख रहा होगा, व्हाट वाज द एवरेज प्रॉफिट इन 1000 अर्नड बाय द वेंडर फ्रॉम द ईयर 2011 टू 15। 2000 वर्ष 2011 से 2015 के बीच में उस व्यक्ति का, है ना, उस फ्रूट वेंडर का एवरेज प्रॉफिट कितना था। तो बेटा एवरेज में करते क्या है, टोटल निकालते हैं ना, बट प्रॉफिट का है तो याद रखिए प्रॉफिट निकालना है आपको 2011 से लेकर 2000 कहाँ 15 तक। प्रॉफिट यूनिट में भी निकाल सकते हो, याद रखिए। अब ये देखिए, ये कंप्लीट यूनिट हुई 1 यूनिट, ये कंप्लीट है 2 यूनिट, ये आधी है, आधी, और यहाँ से भी ये आधी है, तो 1 2 और आधा आधा कितना हो गया बेटा 3 हो गया। 3 यूनिट यहाँ पे कमा रहा है। फिर यहाँ पे देखो 1 यूनिट पूरा, 2 यूनिट पूरा, 3 यूनिट पूरा और आधा, तो 3.5 यूनिट यहाँ पे कमाया उसने। यहाँ पे तो लॉस हो गया उसको क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे लॉस कितने का हुआ देखिए, आधा पहले, फिर 1, फिर 2, मतलब एक और फिर आधा, तो 1 2 और आधा आधा 3, तो -3 का लॉस हो गया। तो बेटा -3 का लॉस तो यहीं से कट कैंसिल हो गया, तो अभी अभी तक हमारे पास 3.5 का फुल प्रॉफिट है। अब आगे आधा 1 1 और आधा, तो ये हो गया 2, एंड 2 के साथ हाफ और हाफ जोड़ दीजिए तो 3, और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे भी 3 यूनिट का फ़ायदा है। तो देखा जाए तो बेसिकली जो फ़ायदा टोटल उसको फ़ायदा हो रहा है 3 3 6 और 3.5, तो दैट इज़ 9.5 यूनिट का उसको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अब ये 9.5 यूनिट कैसे आया इन 5 का, तो 1 2 3 4 5 आपको एवरेज निकालना है ना, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 5 × 5, ठीक है, 4 बचा 0.9, 1.9 यूनिट का उसको क्या होगा फ़ायदा होगा। और आपको पता ही है हम सब इसको 100 के हिसाब से चल रहे हैं, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 190, 1.9 इंटू 100 कर लीजिए, 1 यूनिट 100 के बराबर है, तो 190 इसका आंसर हो जाता। क्लियर है, आप यूनिट में चलिए, बहुत इजी था ये वाला डीआई, बहुत ही अच्छे से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं है मेरे पास, हर क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता, अदरवाइज़ जो वीडियो है वो बहुत लंबी चली जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, याद रखिएगा ये 2009 का है, यहाँ पे शायद इमेज आ रही होगी, ठीक है। What is the approximate percent loss incurred by the vendor in 2010 and 2013 together? 2010 और 2013 में अप्रॉक्सीमेट उसका लॉस परसेंटेज कितना है। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते थे हम, लॉस परसेंटेज किसके आधार पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस के आधार पे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का काम कौन करेगा, एक्सपेंडिचर, इसीलिए जो भी लॉस निकालेंगे उसको कंपेयर करेंगे एक्सपेंसेस के आधार पर। तो देखते हैं टोटल लॉस कितना है, 1 यूनिट 2 यूनिट 2.5 यूनिट, यहाँ पे है 2.5 यूनिट का लॉस 2010 में, 2013 में 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट का लॉस है। तो बेटा टोटल जो लॉस हो रहा है उसको, वो हो रहा है 5.5 यूनिट्स का। अब उसने 5.5 यूनिट का लॉस तो हो रहा है, याद रखिएगा 1 यूनिट 100 के बराबर है, ठीक है, बट उसने निवेश कितना किया, उसकी तरफ से गया कितना। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा 600 है ना, तो इसको 6 यूनिट बोलेंगे, 6 यूनिट का इसने यहाँ पे निवेश किया, और यहाँ पे उसने किया है 7.5 का, तो जो टोटल निवेश है वो कितना है 13.5 का है, 13.5 का है, और इसी को आपने 100 पे बोलना है, क्योंकि आपसे बोला है अप्रॉक्सीमेट परसेंट लॉस, ठीक है बेटा। तब 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, सॉरी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहा है, आपके पास बचा 55/135 गुना गया 100, इसको सॉल्व करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, या फिर एक चीज़ देखिए, 1 मिनट, हाँ, ये हो गया 6 का और ये है 7.5 का, ठीक है, 6 7 13। चलिए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 11, तो ये जा रहा है 1100/27, 27 का एक मल्टीपल देखेंगे जो 1100 के नज़दीक होगा, ठीक है, 2700 का कौन सा मल्टीपल आ जाएगा यहाँ पे, या फिर और कैसे कर सकते थे हम, 13 पंजे 65, 5 के आसपास, पर सारे के सारे 5 के ही आसपास है ना, ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1100/27, 3 से काट लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ठीक है। अगर मान लीजिए 1200 होता तब क्या करते, तो अगर ये 1200 होता तो
3 4 40 के आसपास आ जाता है। तो इसको एक बार ढंग से कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1100 को डिवाइड करना है आपने कितने से, 3 से ना, क्योंकि 3 से काट रहे हैं। तो 3 3 जा 9, कितना बच गया आपके पास, 20। ठीक है, मान लीजिए आपने 7 ही मान लिया, 21 फिनिश कर दिया, 37 370 के आसपास आपने इसमें फिनिश कर दिया। अब इसको 9 से काट के देखिए, 9 4 जा 36, कितना बचा 1, तो 41। तो 41 तो इसकी अपर लिमिट आ गई। मतलब अभी ये देखिए आपके पास 40 के आसपास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। या तो 41.8 मतलब लगभग 42 के आसपास, और 40.8 मतलब 41 से थोड़ा सा पहले। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि 41 से नज़दीक ही आएगी। हमने वैल्यू को कितना माना है, हमने वैल्यू को बड़ा ही मान के इसको सॉल्व किया है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये आपको दिख रहा भी होगा, यस क्लियर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं मिटा देता हूँ। मिनट अभी गायब हो गया। चलिए बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर ऑफ द वेंडर इन 2011 एंड 2008। अब देखिए 2008 तो आपके पास है ही नहीं, ठीक है, 2008 आपके पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसने एक कंडीशन के साथ दे दिया। इसका आंसर बी था, ठीक है, 37 का। तो इसने बोला है कि द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द वेंडर इन 2011 एंड 2008 वॉज 9:13। ठीक है, यस। तो 9:13 क्या था, एक्सपेंसेस का था 2008 में, और 2011 में। 2011 में यदि कितना था, 9 यूनिट था। 2011 में यदि 9 यूनिट था तो 2008 में कितना था, 13 यूनिट। क्या, एक्सपेंसेस। देख लीजिए यहाँ पे 9 यूनिट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 4500 को, 450 को। तो 9 यूनिट यहाँ पे बता रहा है 450 के बारे में। तो एक यूनिट हो गया कितने के बारे में, 50 यूनिट्स के बारे में, है ना। तो 13 हो जाएगा कितना, 13 पंजे 65, 650 के बारे में। तो 2008 का एक्सपेंसेस कितना आ गया बेटा, 650। इफ़ ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 120% इन 2008 व्हाट वाज हिज इनकम। तो बेटा इस 650 का निवेश करके उसने 20% का लाभ कमाया। आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शन हो गई आपकी 1/5। 1/5 का लाभ है तो ये बढ़ जाएगा, तो अपने आप का 6/5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपने इसके निवेश का 6/5 वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। क्योंकि वो आपसे इनकम पूछ रहा है, आपसे प्रॉफिट नहीं पूछ रहा। अगर प्रॉफिट पूछता है तो 1/5 20% की ही वैल्यू निकालते। इनकम पूछ रहा है तो डायरेक्ट बढ़ा के, मतलब सीपी दे रखी है, फॉर एग्जांपल मान सकते हैं सीपी दे रखी है, प्रॉफिट परसेंट दिया है 20% का, और आपको सीधे एसपी पूछिए, तो डायरेक्ट बढ़ा दीजिए 6/5। कितना आ जाएगा, ये फिर से 13 से कट जाएगा, और 13 इंटू 6 हो जाएगा 780। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन में नहीं है, दैट इज नन ऑफ दिस। ठीक है, 780 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, क्योंकि एक्सपेंसेस 9 यूनिट दे रखी है 2011 की, और 13 यूनिट दे रखी है 2008 की। तो 9 यूनिट हो गया 450, 13 यूनिट हो गया कितना, 650। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, what is the approximate percent profit earned by the vendor, what is the approximate percent profit earned by the vendor इन 2012, 14 एंड 15 टुगेदर। ठीक है सर, मेरे को लाभ प्रतिशत निकालना है 2012 का, 2014 और 2015 का। 2014 और 2015 का मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आसान है, आप पहले टोटल लाभ देख लीजिए, एक 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट और आधी यूनिट, तो ये हो गया 4.5 यूनिट का प्रॉफिट। यहाँ पे है 1 2 आधा आधा, तो 2 और 3 यूनिट का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है। और यहाँ पे 1 2 आधा और आधा, यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 यूनिट्स का। तो जो टोटल प्रॉफिट मेरे को हो रहा है 4 3 7 8 9 10, 10.5 यूनिट्स का मेरे को क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट। देख लीजिए यहाँ पे कंप्लीट 1 यूनिट, 1 यूनिट,
1 यूनिट, 3.5 सॉरी बेटा, ये कितना था 4.5 नहीं था, ये था 3.5। तो इसीलिए 3.5 का यहाँ पे 1 2 3 और आधा 3.5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। तो जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3 3 6 3 9, 9.5 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है। और निवेश कितनी करी है, एक्सपेंसेस के आधार पर ही निकलेगा प्रॉफिट भी। तो टोटल निवेश यहाँ पे देखिए 2012 में है आपकी 4 यूनिट, 2014 में है 5.5 यूनिट, ठीक है, और यहाँ पर है आपकी 4.5। तो अगर हम टोटल एक्सपेंसेस देखें तो 2015 में 4.5 है, 2014 में 5.5 है और 2012 में है 4। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 13 और 1 14। तो 14 मेरी हो गई टोटल यूनिट निवेश। 9.5 का मैं इनकम प्रॉफिट कमा रहा हूँ और इसी चीज़ को आउट ऑफ 100 बोलना है। याद रखिए वर्ड इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो आप देख लीजिए, अगर आप एक ज़ीरो को नीचे लाएँ तो ये हो जाएगा 95/14 इंटू 100। तो 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 से काट सकते हैं 14, या 14 से ही काट लो सीधे सीधे, ठीक है। 14 7 या 98, 700 से तो कम हो गई वही, है ना। तो मतलब लगभग 70 से कम, क्योंकि पॉइंट से ये भी कट रहा है ना, तो 70 से कम ही आएगा। 70 से कम क्या है यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, तो 68 हो जाता है हमारा आंसर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मैंने उसको 14 7 या 98 के हिसाब से काट के देगा, वो था 95, 950 था ना भाई, 950 बटा 14 ही तो आएगा, गुना किया 10 आएगा। मैंने इसको 14 7 या 98 के हिसाब से कर लिया, तो 70 से कम होगा जो भी होगा, तो इसलिए 68 हो जाएगा हमारा आंसर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसे ही निकाली जाएगी, इस पर आप ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय द वेंडर रेशो है बेटा, प्रॉफिट अर्न बाय द वेंडर इन 2011 एंड 14 टुगेदर। तो 2011 और 2014 में प्रॉफिट कितना था बेटा, 1 2 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट, तो 6 यूनिट तो यहीं पे था। और एंड द लॉस इनकर्ड बाय हिम इन 2010 एंड 2013। तो 2010 का लॉस तो ये है 1 2 आधा, 2.5 यूनिट का लॉस यहाँ पे हुआ 2010 में, और 2013 में 1 2 आधा आधा, तो 3। तो 6 का लॉस यहाँ पे है और 5.5 का लॉस यहाँ पे है। इसका रेशो पूछा है, ये पॉइंट है ना, पॉइंट में तो आएगा नहीं आंसर, रेशो कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, तो डबल कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 12/11। तो इसलिए रेशो कितना बन गया, लाभ और हानि का, वो बन गया 12/11, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर भी होना चाहिए था नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये थी पहली डीआई, और लगभग आपको इसमें ऑलमोस्ट 4 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए एक गुड एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे तो समय लगेगा ही, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट था आपके पास सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अरिथमेटिक को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कारण ये है कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी आ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन होंगे इजी, जिससे कि आप अपनी कुछ, अगर यहाँ पे डीआई में या कैलकुलेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज कोई टफ पड़ जाती है, तो 2-3 क्वेश्चन का आप एवरेज वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। बट कोशिश कीजिए कि हमेशा डुएबल्स ही आप क्या कीजिए, प्री में हमेशा पहले अटैम्प्ट कीजिए। अब देखिए ये तो इजी था, क्या था क्वेश्चन, 23 इंटू 15 माइनस 41 क्वेश्चन है, ठीक है। 60 प्लस x डिवाइडेड बाय 31 बराबर 292। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 15 का 23 गुना कर लो, या 23 का 15 गुना कर लीजिए। तो पहले मैं 15 का 20 गुना कर लेता हूँ, 300 आ जाएगा। 15 का 3 गुना 45, तो ये हो जाएगा 345 माइनस 60 प्लस x/31, क्योंकि वैसे तो बॉड मास में डिवीजन होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई वैल्यू थी नहीं, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन पे आए 292। अब पता है आपको ये इधर जाएगा और ये भी इधर ही जाएगा, तो 60 जब इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 60 जोड़ ही देते हैं, 2 9 6 15 1 352। तो आपके पास आया x/31 बराबर 352 माइनस 345। तो साफ दिख रहा है कि x/31 बराबर हो जाएगा 52 में से 45 गए 7। तो x कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 7 का 3 गुना 31 गुना, तो 210 और 7 217। तो 217 ही क्या था हमारा इसका आंसर था।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी 217। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही करेंगे बेटा कि जो भी मैं आपको वीकली जो टेस्ट देता हूँ उसका सॉल्यूशन हम यहीं पर करेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता क्लासेस में कि हम सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर सकें। और ये अब इस लेवल पे आके अब आपके लिए सॉल्यूशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पेपर को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बैंकिंग एग्जाम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 42 क्वेश्चन इस प्रकार से है, अंडर रूट दिया है 5 का वर्ग इंटू 14 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 4 की पावर एक्स है या क्वेश्चन मार्क है, बात एक ही है, बराबर 18। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है। तो बेटा सबसे पहले तो ये रेडिकल हटाना पड़ेगा स्क्वायर रूट को, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो हो गया ना सॉल्व, ये तो ऐसे ही रहेगा 5 का वर्ग इंटू 14 मतलब 25 इंटू 14 माइनस 6 7 जा 42 प्लस 4 की पावर एक्स बराबर 18 का वर्ग हो जाता है 324। पता है बेटा 42 इधर जाके जुड़ जाएगा, 42 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, जोड़ लेते हैं सीधे 6 6 366। तो 4 की पावर x बराबर 366 माइनस, अब 25 का 14 गुना करना है, पहले 25 का 10 गुना कर लीजिए तो 250, 25 का 4 गुना हो गया 100, तो हो गया 350। तो 4 की पावर x बराबर हो जाएगा बेटा कितना 16। इसका मतलब 4 की पावर x बराबर 4 की पावर 2, तो मतलब x बराबर 2। हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर x की पावर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नहीं है तो ई, नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है x% ऑफ 398 प्लस 31% ऑफ 993 बराबर 403.35। चलिए सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कुछ लग नहीं रहा। x% ऑफ 398 प्लस 31% ऑफ 993, ठीक है, बराबर 403.3। अब बात यह है कि क्या 993, अगर देखिए 993 में अगर अगर 38 इसमें कॉमन होता ना तो मैं सब जगह बाहर लेके उसको इजी बना लेता, बट शायद यहाँ पे 38 कॉमन नहीं है। ठीक है, 38 कॉमन नहीं है, इसको पूरा ही सॉल्व कर लेंगे। x% ऑफ 398 प्लस 31% ऑफ 993, 31% ऑफ 993, तो सॉल्व कर लेते हैं। 993 का 31 गुना करना पड़ेगा आपको, 993 का 31 गुना करना पड़ेगा। 31 गुना करने के लिए एक गुना तो यही हो जाएगा 993, 3 गुना करना है, 3 3 9, 9 3 27, कैरी 2, 9 3 27, 28 29, और ये हो गया 3 9 9 18, 1 10 7 17, 1 0 30783। और क्योंकि ये दो जीरो भी हैं पहले इसको लिख लेते हैं 403.35। ये हो जाएगा बेटा 398 एक्स अपॉन 100, ये तो यही लिखा जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है 30783, और ये अपॉन में 100 भी था, इसलिए 307.83 इसकी वैल्यू हो जाएगी 403.35 में से। तो 398 एक्स अपॉन 100 बराबर, माइनस कर लीजिए 403.35 माइनस 307.83, कितना आ जाएगा, ये 5 में से 3 गए 2, 13 बन गया, 8 5 13। ठीक है सर, ये 12 बन गया, तो 7 और 5 12, ये 39 बन गया, 95.52। तो x बराबर कितना होगा, मतलब ये बना ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये बना है आपका 398 एक्स अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 95.52। x हो जाएगा 9552 अपॉन 398। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और अभी
अब आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 148 नहीं, ये नहीं है। इसका आंसर 43, क्वेश्चन नंबर 43। तो ये आ रहा है बेटा लगभग 24 गुना होना चाहिए। ठीक है, कट जाएंगे ये वैल्यूज़ और यहाँ से आ रहा है x की वैल्यू 24। तो एक बार चेक कर लेते हैं 398 का 24 गुना है या नहीं है। तो दुगुना कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 9 दूनी 18, 19 3 दूनी 6 7 7960 हो जाएगा। और 398 का 24 गुना करने के लिए तो 796 का हम सीधे डबल कर लेते हैं। तो 1400, 180 और 12 ये हो जाएगा बेटा 1592। 1592 इस पर जुड़ जाएगा 24 गुना करने के लिए। ठीक है, 2 9 6 15, 1 9 5 14, 5 1 7 और 1 8। सही है, हमारा आंसर भी सही है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन यहाँ पे करना सही भी नहीं रहेगा और बेमतलब वीडियो जो है वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा, आपको ये समझ आ गया होगा। 24 था इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके पास 16 इंटू 4 का क्यूब। 16 इंटू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 8 होल की पावर कितना है 2 बराबर है 4 की पावर x की वैल्यू निकालनी है। कर लेते हैं एक बार। ये 16 क्या है, 4 का वर्ग है ना, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग इंटू 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5 इंटू ये 8 दूनी 16 हुआ, तो मतलब ये भी 4 का वर्ग हुआ ना। 4 का वर्ग 8 दूनी 16 होता है और इसकी पावर 2 बराबर 4 की पावर x। तो बेटा अब ये देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n। तो ये 2 है, यहाँ पे पावर 1 है तो ये हो जाएगी 3। तो 4 की पावर 3 मिला और ये भी 4 की पावर होल 3 था, 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर, अब देखिए a की पावर m होल की पावर n हो जाता है a की पावर m इंटू n। तो 2 दूनी 4 बन जाएगा। तो वैसे ये भी बन जाएगा। तो हमारे पास बना 4 की पावर 9 बटा 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 4 बराबर 4 की पावर। तो ये अच्छा एक और रूल लग गया यहाँ पे, a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। ये माइनस हो जाएंगे ये वाली वैल्यूज़। तो अब आपके पास क्या मिला, 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 बराबर 4 की पावर x। आपको पता है ये वैल्यू जुड़ जाएंगी तो 4 की पावर 8 बराबर 4 की पावर x। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 8। ये तो आप सभी ने किया होगा, क्वेश्चन सर्ट्स पर आधारित है और बड़े आराम से इसको आप कर सकते थे। ठीक है, ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप ज़रूर नोट करिएगा। क्या फॉर्मूला है, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर जुड़ जाएंगी m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, a की पावर m होल टू द पावर n। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में a की पावर m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगी और लास्ट है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर m माइनस n, डिवीजन में पावर्स घट जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए लगभग 28 मिनट के आसपास तो यही हो गया, तो इसीलिए बेटा इस वीडियो को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलना है, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं करनी है। ठीक है, हर हफ्ते एक जो टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको इसी प्रकार से यहाँ पर देता रहूँगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बस ये प्लस माइनस वाला था, ये तो इजी था भाई। 188.21 माइनस 27.54 माइनस 11.13। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 27.54 और 11.13, 7 6 8 3 38.67। इसमें से माइनस कर लीजिए, 38.67 माइनस कर लो
ये हो जाएगा 11 में से 7 गए, 7 4 11, ये बन जाएगा 11, ये बन गया 5, ये बन गया 7, ये बन गया 9, ये बन गया 17, ये बन गया 14, 149.54। हमारा सी इसका आंसर हो जाता है। सी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो 45 का भी सी है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है बेटा। कहाँ पे गड़बड़ हुई? ये जोड़ना था ना, 27.54 11 पॉइंट, अच्छा ये 93 था, मैंने 13 लिख दिया, 93 था, ये 13 कर दिया, यही गड़बड़ हो गई। चलिए मैं एक बार इसको फिर से कर देता हूँ सही। कोई दिक्कत नहीं है। 11.93 था, हमने इसको 11.13 कर दिया। 4 और 3 7, 9 5 14, 1 7 8 9, 2 और 1 3, तो 39.47 आपने क्या करना है? माइनस करना है। तो 39.47 माइनस कर लीजिए। अभी हो जाएगा 7 में से 4 गए, मतलब 11 में से 7 गए 4, फिर 11 7 है ना, फिर हो जाएगा 7 9 और 8 17, फिर हो जाएगा ये 17, तो 148.74। तो इसीलिए बेटा आपका जो सही आंसर होता वो सी नहीं। देखिए एक मिस्टेक करी और आंसर भी हमारा सही आया, ये नहीं होगा। 148.74 होगा, दैट इज ई विल बी आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो 45 तक हमने ये कर दिया। तो ये इजी थे, 1 2 3 4 5 लगभग आप इसमें कर सकते थे भाई, 4 मिनट के अंदर अगर काम कर सकते थे आप इसमें। ठीक है, 4 से 5 मिनट भी लेते, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाते। चलिए, अब वेरी फेवरेट टॉपिक सभी का, विच इज़ नंबर सीरीज। तो चलिए करते हैं नंबर सीरीज। तो यहाँ पे थोड़ा मैं स्टाइलस चेंज कर लेता हूँ। चलिए, नंबर सीरीज, पहली नंबर सीरीज क्या है? 21, फिर है 23, फिर है 37, फिर है 71, फिर है 133। नंबर सीरीज़ की थ्योरी मैंने आपको समझाई है कि भाई अगर सीरीज़ में आपको बड़ी डिजिट्स मिल जा रही हैं 5वें छठवें नंबर के बाद, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन से बड़ी है सीरीज़। और अगर 5-6 एलिमेंट्स के बाद भी सीरीज़ ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, तो क्या होगा? एडिशन होगा। ठीक है, स्लोप देखा जाता है यहाँ पे सीरीज़ का। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे गैप देख लेंगे बस। तो 21 और 27 के बीच में गैप कितने का है? 21 और 27 के बीच में गैप है कितने का है बेटा? 2 का। यहाँ पे गैप 4, 4 कर लीजिए। 21 और 23 था ना, हाँ, 4 कर लीजिए, तो ये हो गया 27 और 14 का गैप है यहाँ पे। 7 4 11 कर लो, तो 41 तक पहुँच गए, और 3 का गैप। यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, 73 पे पहुँच गए, तो 62 का गैप। अब अगर आप गैप देखो तो यहाँ पे 12 का गैप बन रहा है, यहाँ पे 20 का, और यहाँ पे 28 का। देखिए तो यहाँ पे है 12 का गैप, यहाँ पे है 20 का गैप, यहाँ पे है 28 का गैप। एक बार फिर से देखिए अगर गैप, तो यहाँ पे गैप है 8 का, यहाँ पे भी गैप है 8 का, तो इसका मतलब अगला जो गैप आना चाहिए वो भी 8 का आना चाहिए। तो 28 और 8 36 का गैप आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से हमको 36 आगे बढ़ना पड़ेगा अगले एलिमेंट के लिए। 6 2 8, 6 3 9, 98 अगर जोड़ते हैं, 133 पे 98 जोड़ते हैं तो कितना? 8 3 11, 1 9 2 12, 9 3 12 13 14, कैरी 141, नहीं 240। क्या 241 ऑप्शन में है? नहीं है, 241 ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका मतलब सीरीज तो सही गई थी हमारी, देखिए, क्योंकि 133 में अगर आप 71 माइनस भी करते हो तो 2, और ये हो जाएगा 7 और 6 13, 62 आएगा। फिर यहाँ पे गैप भी सही चल रहा है, तो ये वाली सीरीज नहीं है मतलब। ठीक है, तो फिर क्या है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये तो सही है, डिफरेंस हमारा यहाँ तक सही था। अब देखें तो क्या है यहाँ पर। ये किसके नज़दीक है? 4 के वर्ग, 4 के वर्ग के नज़दीक ये है, 6 के वर्ग के नज़दीक ये है, 8 के वर्ग के नज़दीक, और ये है 2 के वर्ग के नज़दीक। 2 के वर्ग में अगर 2 माइनस कर दो तो किस पे आ जाओगे? 2 पे। 4 के वर्ग में भी 2 माइनस कर दो तो किस पे आ जाओगे? 2 पे।
6 के वर्ग में भी 2 माइनस करोगे तो भी किस पे आओगे, 2 पे। और 8 के वर्ग में भी 2 माइनस करोगे तो किस पे आओगे, 2 पे। इसका मतलब हमको 10 का वर्ग करना है और 2 माइनस करना है। 10 का वर्ग हो गया, तो सही तो आ रहा था शायद उसमें भी सही आना चाहिए था। एक बार चेक कर लेना है क्या लिखा था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 98 का गैप, ठीक है बेटा, 98 का गैप। तो 98 का गैप 133 प्लस 98, 8 3 11 1, 9 3 12, 13 का 3 कैरी 1, 231, 231 ऑप्शन में है, ठीक है। आप इसका जो मैंने प्रीवियस देखा जिसमें नहीं बन रहा था, इसको चेक कीजिएगा कि क्या वहाँ से सच में नहीं बन रहा है क्या, क्योंकि ये तो सही है बट शायद वहाँ पे वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो 231 विल बी आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सीरीज आपने ट्राई करी होगी, साउंड ज़रा चेक कर लेता हूँ, यस सब कुछ सही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। अब देखिए बेटा, अगर ठीक रहा ना, अगर आपको ये चीज़ें सही लग रही हैं तो फिर हम क्या करेंगे, संडे के दिन लाइव क्लासेस भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब जो भी सैटरडे को हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसका डिस्कशन हम डायरेक्टली लाइव में कर सकते हैं, ठीक है। इनिशिएशन है, बस शुरुआत है, शुरुआत हमेशा ऐसी ही रहती है। अगला देखिए क्या है, 46, 267, 462, 631, 774। मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है बट फिर भी अगर इसका चलो 40 मान के या 50 मान के भी डबल 4 गुना करते तब पहुंचेंगे, इसका डबल है फिर इसका 3 गुना, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी क्या है, सब्ट्रैक्शन सीरीज मतलब एडिशन सीरीज़ ही है। डाल देते हैं, 267 में से 46 आपके गए तो कितना आएगा, 7 में से 6 गए 1, और 26 में से 4 गए 22, तो यहाँ पे आया बेटा 221। वैसे ही दूसरा 462 में से अगर आप माइनस करते हो 267 को तो बचेगा 7 5 12, और ये हो गया 5, 5 में से 6 गए मतलब 9, 3 में से 2 गए 195, ये बना आपका 195, 7 5 12, ठीक है। फिर 462, 631 में से 462 माइनस कीजिए कितना आएगा, 9 2 11, ये बन गया 2, तो 6 और 6 12, 5 4 का 1, 169, ये बना 169। फिर ये बात करें तो ये है 774 और 631। आप, मैं तो नॉर्मल ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी अपने साथ साथ सॉल्व करते जाओ। ये हो जाएगा 3 4 और 143। तो ये दिख रहा है कि किसी न किसी वर्ग के ही नज़दीक है। जैसे देखा जाए तो ये 15 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। यहाँ पे जो भी होगा 11 के वर्ग के ही आसपास आना चाहिए, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बोला जा सकता है ऐसा। 15 के वर्ग में आप क्या माइनस करो कि 225 में से 4 माइनस भी करते हो, अगर मान लो 225 में से 4 माइनस करते हो तो 221। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे तो फिर 14 का 196 हो गया, एक माइनस करना पड़ेगा, इसमें 0 होगा, फिर इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे तो फिर समझ नहीं आ रहा है तो सही बट स्क्वायर की नहीं है ना, पहले ले तो गया आपको वो स्क्वायर की तरफ, बट यहाँ पे स्क्वायर से कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। और क्या देखेंगे, और एक बार फिर से हम गैप देख लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से गैप देख लेते हैं, जब कुछ नहीं बन रहा है तब गैप देखते हैं फिर से। चलिए गैप देखते हैं, 195 221, 195 221 कितने का गैप, 4, 9 में से 2 गए 7, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 221 डिवाइड बाई 195, ये हो गया 6, है ना, 11, 9 2 11, 26 का गैप है। यहाँ से 169 और 195 के बीच में कितने का गैप है, ये हो गया 15, 15 में से 6 9 गए 6, ठीक है, ये हो गया 8, 26 का गैप, फिर से मिल गया 26 का गैप, वाह बढ़िया हो गया। 169 में फिर से 143,
तो 6 और 2 फिर से 26 का गैप मिल गया। तो देखिए बेटा, अब यही आपको समझना है। इन दो एग्जाम्पल्स में देखिए कि सीरीज आपको पहले ले गई दूसरी तरफ। ये कॉमन सीरीज होती है, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए वहाँ पे 8 का गैप बन रहा है, तो 12 का 20, 20 का 28, 28 का 32। बट उसने वैसे नहीं किया, उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे भी वैसे ही था, सीरीज ले गई आपको स्क्वायर की तरफ, ठीक है ना। सीरीज कहाँ ले गई आपको, स्क्वायर की तरफ ले गई। और जैसे आप स्क्वायर की तरफ जाओगे वैल्यू बनना टफ हो जाएगा, वैल्यू बनना टफ हो जाएगा और आप यहीं पर अपना समय सारा वेस्ट कर देंगे। तो वो यही चेक कर रहा है कि आप रट के आए हो या आप अपना प्रेशर झेलकर, एग्ज़ाम का प्रेशर झेलकर उसको सॉल्व करने के लिए आए हो। ठीक है, चलिए। तो अब वही करना है। आपने सभी ने ऐसे ही किया होगा, स्क्वायर की सीरीज बनाने की कोशिश करी होगी बट नहीं बन पाई होगी। यहाँ पे फिर से 26 का गैप बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 160, नहीं 26 कम करना है ना, 143 में से 26 कम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 6 13, 3, 13 में से 2 गए, मतलब 3 में से 2 गए 1, 117। तो यहाँ पे आएगा 117, 774, 117 जोड़ के देखते हैं, 7 4 11, 1 7 8 9 7 891, और हमारा आंसर हो जाता हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, एग्जामिनर ऐसा नहीं है, इतना भी कन्वेंशनल मेथड अगर आपको दे रहा है और नहीं बन पा रहा है तो दैट मीन्स वो कुछ और चीज़ पूछ रहा है। और अगर आप इस इशारे को नहीं समझते हो कि भाई वो कुछ और चीज़ पूछ रहा है और इसी पे लगे रहते तो समय लग जाता। इसीलिए जब आपने देखा कि अप्रोच नहीं हो पा रही है, कवर अप या पुराने मेथड से नहीं हो रहा है, तो शायद कुछ और पूछा होगा। तो डायरेक्टली आप उसमें प्लस माइनस को देखिए, दूसरे मोड्स को देखिए कि कैसे वो सॉल्व हो रही है सीरीज। चलिए, अगला है 16, 137, 866, 915, 1040। चलिए, यहाँ से तो बोल सकते थे कि मल्टीप्लिकेशन है, बट बाकी तो नहीं है क्योंकि सब एक गुना के ही आसपास है। तो गैप देखेंगे सीधे सीधे, 137 में 16 का गैप बनाएंगे, 1 2 1, ये तो सही हो गया भाई। 121 पता है 11 का वर्ग हुआ, यहाँ पे बनाइए। 866 में से 137 का गैप बनाइए, तो ये हो जाएगा 9, 16 में से 7 गए 9, ये हो जाएगा 5, तो 2, 5 में से 3 गए 2, और 8 में से 1 गया 7, अरे वाह 729 भी आ गया। 729 हो जाता है 9 का क्यूब, क्योंकि 27 तो बहुत आगे जाएगा ना, 27 का वर्ग भी होता है बट 9 का क्यूब रखेंगे क्योंकि 11 के नज़दीक है। फिर 915 में से 868 घटाइए, ये हो जाएगा बेटा 9, शून्य हो जाएगा 4, 49, अरे वाह 49 फिर से मिल गया, मतलब 7 का स्क्वायर। अब 1040 में से आप घटाइए 915 को, तो 85 करके वो हो जाता है, बट खैर मैं नॉर्मली कर रहा हूँ अभी। 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 1 गया 2, और 125 ये भी हो गया वही सही, 125 मतलब 5 का क्यूब। तो 11 में से 2 गए 9 पे पहुँचे, 9 में से 2 गए 7 पे पहुँचे, 7 में से 2 गए 5 में पहुँचे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 पे पहुँचेंगे। पहले क्यूब, पहले वर्ग, फिर क्यूब, फिर वर्ग, फिर क्यूब, तो अब वर्ग, तो 9 का, मतलब यहाँ पे जो गैप आएगा वो 9 का, 9 जुड़कर आएगा, 9 का गैप आएगा सीधे सीधे, तो 1049 ये हमारा आंसर हो जाता, आंसर हो जाता 1049। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि 45 मिनट्स के सेशन में शायद आज यही हो पाएंगे डिस्कस, क्योंकि बेटा पेपर डिस्कशन में सच में समय चाहिए और अभी तो हम अरिथमेटिक पर भी नहीं पहुँचे। ठीक है, तो 1 मिनट में जरा समय देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें समय सीमा का ध्यान रखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो एक बहुत ही पुराने समय का है। ठीक है, जैसे तैसे हम इसकी अपग्रेडिंग कर पाए हैं, बट फिर भी तो आज इतना ही रखेंगे। अभी इन 2 क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं फटाफट। देखिए क्या है, 2890, फिर आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है 1162, फिर नेक्स्ट 874, फिर नेक्स्ट 730, और फिर है 658। तो दिख रहा है बेटा, प्लस माइनस की ही सीरीज होगी। यहाँ से देखते हैं इधर को कितना है। इसमें देखिए 2 जोड़ के 660, 40 जोड़ के 700, 70, 72 का गैप है।
चलो कल ही लो 730। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिजिटल करना ना बहुत टफ हो जाता है कैलकुलेशन। 730 में से 658, 10 में से 8 गए 2, 12 बन गया, 7 5 12, ठीक है सही था। फिर यहाँ से इधर गए 730, 800 तक जाने के लिए 100 जोड़ दिए, 830 पे पहुँच गए। 830, 800, 100 जोड़े, 40 जोड़ा, है ना, और 4, 144 जोड़ा यहाँ पे, 144 जोड़ा। यहाँ पे देखिए क्या है, 871 माइनस 874, जो हो जाएगा बेटा 12 में से 4 गए 8, 5 15, 8 7 15, ये हो गया 10, 288। ये तो शायद डबल होता जा रहा है। देखिए 27 का डबल, 72 का डबल 44, इसका डबल, इसका डबल, तो इसका डबल ही जोड़ लेते हैं सीधे सीधे। 8 दूनी 16, 1, हो जाएगा 8 दूनी 16 17, 2 4 5, 576, 576 जोड़ लीजिए 1162 पे। 576 जोड़ो, 8 7 6 13, 1 11 5 16 17, 1738 आना चाहिए। 1738, 1738 इज अवर आंसर। ठीक है ऑप्शंस में है, 1738 है। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सा दिख भी रहा था, बट अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि सीरीज़ में पॉइंट आता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ्रैक्शन का ही रोल होगा, चाहे वो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रही हो या फ्रैक्शन से डिवाइड हो, जुड़ के आगे आगे बढ़ रही हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पॉइंट है, ठीक है। और इधर की तरफ देखिए, इधर की तरफ अगर हम देखते हैं, इधर की तरफ नंबर्स जो हैं बहुत बड़े होते जा रहे हैं। जैसे ये 65.34375, इधर तो कुछ नहीं हो सकता, तो बेसिकली हमको यहीं इसी 3 फिगर से देखना पड़ेगा। तो 6 से 10.5 बनाना, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रैक्शन होगी। तो पहली फ्रैक्शन 0.5, 6 का आधा 3, 3 में क्या जोड़ें कि 10.5 बन जाए, तो 7.5 जोड़ें, चलो हो सकता है। फिर आधा नहीं हुआ तो 1.5 गुना, 6 का 1.5 गुना हो जाएगा, 6 का 6 और 3 9, 9 पे अगर हम 1.5 जोड़ें तो बन गया आपके पास 10.5। इसका मतलब इंटू 1.5 प्लस 1.5, 1.5 करना है, फिर डेढ़ को जोड़ देना है। वैसे ही करके देखते हैं, 10.5 का 1.5 गुना करते हैं। 10.5 का 1.5 गुना करने से बेटर है कि हम उसका 1 गुना लिख दें और आधा लिख दें और इन दोनों को जोड़ दें, तो ये हो गया इसका 1.5 गुना। और इस पर 1.5 जोड़ लें तो 5 7, नहीं 1.5 जोड़ना था ना, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा 6, ये तो 16.75 आ गया, कहाँ पे भी गड़बड़। 10.5 का 1.5 गुना, 10.5 का 1.5 गुना अगर करते हैं तो 10.5 खुद अपने आप में है, अब 5.25 आएगा, 15.75 आएगा। अरे अच्छा ये 7 था ना, मैंने 2 लिख दिया, देखिए कितनी गलती कर दी। ठीक है बेटा, तो 15.75 पे आप 1.5 जोड़िए, तो आपके पास मिला 7 5 12 का 2 कैरी 1, 15 16 और 1 17, 17.25 सही है। हमारा रूल इस्टेब्लिश हो गया है कि हमको केवल क्या करना है, इस वैल्यू का। अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप करेंगे। 27 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 27.375 का आप क्या करेंगे, 1.5 गुना, और जो भी वैल्यू आएगी उस पर जोड़ देंगे 1.5, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज अभी इस वीडियो को, अभी क्या क्या रह गया अब इसमें, अब इस क्वेश्चंस में थे आपके एक डीआई रह गई है। ठीक है, इस डीआई को मैं आपको कल या परसों या इस वीक में कवर अप करवा दूंगा। बहुत इजी डीआई थी ये वाली भी, बहुत इजी थी, अगर ढंग से करोगे तो हो जाएगा। फिर हमारे पास रह जाते हैं सिर्फ अरिथमेटिक का पोर्शन, अरिथमेटिक का पोर्शन रह जाता है, तो वो होंगे लगभग 15-20 क्वेश्चन है, तो उनको आराम से हम यहीं पर इस पर सॉल्व करेंगे। तो बताइएगा बच्चों कैसे लगा वीडियो, और कैसा लगा ये इनिशिएशन कि हम जो भी एग्ज़ाम, मतलब जो भी हम शीट सॉल्व कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करें। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।